स्वागत करता जी हूं जी जी। डॉक्टर रविशंकर निराला का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलपीएम में। पशुधन प्रबंधन विभाग एक हमारा होता है जो बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में है। और सर जो है काफ़ी बढ़िया विशेषज्ञ हैं पशुधन प्रबंधन के। और आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आज आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम 5 गाय से डेयरी कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, सभी लोग हमारे किसान बंधु जो है पशुपालन कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। तो ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम पशुपालन व्यवसाय शुरू करें, तो वो भी इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें। तो सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि डेयरी बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ध्यान में रखने की बातें क्या होती हैं, कैसे अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलेगा। इन सभी पहलुओं पर सर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। सर, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद सरोज जी। आप एक्सटेंशन कार्यक्रम को ग्राउंड रूट लेवल तक ले जा रहे हैं धन्यवाद सर। और बढ़िया बढ़िया टॉपिक को ला करके हमारे किसान बंधुओं को, जो प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है, जी सर। डबल द फार्मर्स इनकम, जी किसानों के आमदनी को दुगनी करनी है। दुगनी कैसे होगी? अगर हम भारत के पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद देखें, तो दिन ब दिन प्राइमरी सेक्टर्स जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज आता है, तो एनिमल हस्बेंड्री का कंट्रीब्यूशन घट रहा है टोटल जीडीपी में, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का राइज कर रहा है। मतलब पूरे में कंट्रीब्यूशन घट रहा है लेकिन यील्ड बढ़ रहा है। यील्ड इसलिए बढ़ रहा है कि प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कॉस्ट ज्यादा मिलता है, बेनिफिट ज्यादा मिलता है, हम लोग बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। दुनिया में भारत अभी टॉप मोस्ट दूध प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो गया है। लाइव स्टॉक के मामले में भी हम फर्स्ट तो कभी सेकंड होते रहे हैं। अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट 1.3% के आसपास है, और मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट 5 to 6% है। अंडा का ग्रोथ रेट 8% है। कहने का मतलब कि जितना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उससे 3 गुना और 4 गुना ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स, मीट, मिल्क और अंडे की प्रोडक्शन हो रही है। यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारे किसान बंधु ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ब्रीड का अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स का मैनेजमेंटल जो एक्टिविटीज है उसको साइंटिफिक किया जा रहा है। ये सब काफी बातें हैं जिसको डिस्कस करने की जरूरत है और बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग सिर्फ बैकयार्ड फार्मिंग की बात करते हैं। 10 बीघा अगर खेत किसी को है तो वो नहीं सोचता है कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस किया जाए। वो सिर्फ धान, गेहूं, रबी फसल और लेग्यूम्स, दलहन, यही सब सोचता है। ये नहीं सोचता है कि इस पे हम अगर एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आजकल तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि एक प्रोडक्ट दूसरे एनिमल्स के लिए फ्रूटफुल होगा, और बाई प्रोडक्ट्स का यूज करके हम उसको प्रेशियस एनिमल प्रोडक्ट्स, चाहे मिल्क हो, मीट हो, अंडा हो, कई तरह की चीजें हम बना सकते हैं। तो किसान बंधुओं, आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार, सुबह गुड मॉर्निंग। और आप लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं जहां पर डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस, डिफरेंट टाइप्स के नॉलेज, साइंटिफिक इनोवेशन को ग्राउंड रूट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यहाँ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स को टीचिंग भी की जाती है, और आप लोग को भी जो यहाँ रिसर्च और लैब्स में जो चीजें यहाँ होती है उसको पहुंचाने का काम किया जाता है। तो मेरी आवाजें सुन रही हैं किसान बंधु? सभी का साइलेंट पे है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ सर। चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस में क्या क्या हम लोग को इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ गुड डेयरी एनिमल्स। क्योंकि डेयरी एनिमल्स को जब हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो दूध कौन ज्यादा एनिमल्स ज्यादा देगी, किसमें प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, इसको देखना होगा। अब
हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में एनिमल हस्बेंड्री को देखते हैं तो दूध मेन आइटम्स है इंडिया में जिसको कंज्यूम किया जाता है एनिमल से। 55% पॉपुलेशन अभी भी यहाँ वेजिटेरियन है, आधा से ज्यादा लोग वेजिटेरियन हैं। और वेजिटेरियन एनिमल्स के क्या खाएंगे, मीट तो खाएंगे नहीं, अंडा भी नहीं खाते हैं, मुर्गी का भी मीट नहीं खाते हैं, तो उसका मेन चीज जो है दूध है, दूध खाते हैं। दुनिया में दूसरे कंट्रीज में 90% लोग या 99% लोग कई कंट्रीज में सिर्फ मीट खाते हैं, दूध खाते हैं लेकिन मीट के लिए ही मेन प्रोड्यूसिंग करते हैं। तो वैसे एनिमल्स का सिलेक्शन किया जाता है जिसमें मीट कैपेबिलिटी ज्यादा है। जैसे यहाँ का जो एनिमल्स हैं जो इंडिजिनस देखते हैं तो 300 to 400 केजी की एनिमल्स होती है। उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है कि 300 केजी का है कि 400 केजी का है कि 200 केजी, जितना केजी का है कितना दूध देती है ये हम देखते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में और टेम्परेट वर्ल्ड जहां पर ठंडक ज्यादा पड़ती है वहां ये नहीं देखा जाता है कि दूध एनिमल्स कितना देती है। उसमें सबसे प्राइमरी गोल्स होता है कि इसमें एनिमल्स का वेट कितना होगा। तो 1000 केजी 1200 केजी इस तरह से एनिमल्स को कल्टीवेट करते हैं ताकि मीट प्रोडक्शन उसमें ज्यादा हो। तो दोनों का सिनेरियो अच्छा है। अगर उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी है, वेट भी ज्यादा है, तो उसके लिए ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर हम मिल्क प्रोडक्शन के एनिमल्स को देखें, खास करके हॉस्टिन फ्रीजियन और जर्सी, ब्राउन स्विस, ये सब एनिमल्स हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए है, तो उसको अलग स्ट्रेन डेवलप किया गया, लाइन डेवलप किया गया है जो मिल्क ज्यादा देती है और मीट ज्यादा देती है, उसका भी लाइन डेवलप किया गया है। हम लोग सिर्फ उसी एनिमल्स को इंपोर्ट किए हैं, सीमेंस को इंपोर्ट किए हैं या क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं जिसका मिल्क ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों का एनिमल्स के साइज और वेट से कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर मतलब है उसके मिल्क प्रोडक्शन से। तो सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, गुड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एनिमल्स। अब उसके लिए क्या है, अडर अच्छा डेवलप हो, उसमें दूध देने की क्षमता और ज्यादा दिन तक दूध देने की क्षमता जिसमें है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो थोड़ा हम ग्लोबल सिनेरियो देखें। यहाँ पे भारत है, भारत आप देख रहे हैं, यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये भारत है। बिल्कुल जो है 23 डिग्री यहाँ देख रहे हैं और ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के पास ही है। यानी ये जो बेल्ट है यहाँ से यहाँ 23 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों के बीच में भारत यहाँ है। और ट्रॉपिकल कंट्री जिसको बोलते हैं, गर्म प्रदेश कहते हैं, ज्यादातर गर्मी होती है। जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां पे छोटे एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, मॉस्क्यूटो, हाउस फ्लाई और कई तरह के पैथोजन जो जिसको कहते हैं, इसके लिए जन्नत है, ये हेवेंस है। बड़े एनिमल्स के लिए ज्यादा बढ़िया ये नहीं है, इसीलिए कई तरह के डिजीज का यहाँ प्रकोप होता है। और ये सब जो है ट्रॉपिकल टेम्परेट कंट्री जो जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ देख रहे हैं साइबेरियन रीजन, रसिया है, मंगोलिया है। उसी तरह साउथ में देखें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड यहाँ है और साउथ अफ्रीका कंट्री है। ये सब ठंडक है। अफ्रीका कंट्री में ऊपर जो है, इससे जस्ट ऊपर जो हम देखते हैं 23.5 डिग्री से ऊपर, तो ये सब है पूरा गर्मी है। एक छोटा सा जो क्रिसेंट है ये साउथ में देखते हैं, पेनिनसुला टाइप के, यहाँ पे ठंडक पड़ती है। उसी तरह से ये अर्जेंटीना चिली रीजन है। हम ग्लोबल मैप इसलिए दिखाते हैं कि समझने में आसानी होगी। हम भारत में हैं, यहाँ पे उसी एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें डिजीज रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो डिजीज रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी ज्यादा है तो यहाँ का एनिमल इसी के लिए सुटेबल है। लेकिन अगर हम बाहर के देशों से अगर जानवर को हम लाते हैं जिसमें दूध प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा है लेकिन उसमें डिजीज रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी कम है, तो हम यहाँ पर क्रॉस कराते हैं कि यहाँ का जो डिजीज रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी है, यानी जो डिजीज एनिमल्स को होता है वो ना हो, तो उसको क्रॉस करा देंगे। तो मिल्क भले ही यहाँ 80-85 लीटर दूध दे रही है, यहाँ दूध उतना नहीं देगी, क्रॉस करा देंगे तो आधा यहाँ का गुण आ जाएगा, आधा वहां का गुण आ जाएगा। लेकिन अगर 30-40 लीटर भी अगर दूध देती है तो आपको जानवर तो सुरक्षित हो जाएगी, जानवर मरेगी नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी क्रॉस करने से आती है। तो इसीलिए हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं। तो बाहर के एनिमल्स का भी सिलेक्शन करते हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं। तो ये ग्लोबल मैप दिखाने का ये मतलब है। यानी ये जो जितने कंट्रीज है, जैसे ब्राजील से लेकर के यहाँ पे क्यूबा है, ब्राजील है, वेनेजुएला है, अफ्रीकन पूरा कंट्रीज
इजिप्ट से लेकर के घाना, टोगो, बेनिन, ये सब है। इधर हम देखेंगे तो पाकिस्तान से लेकर के इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, जितने मलेशिया रीजन, ये सब में वही एनिमल सुटेबल है जो डिजीज रेसिस्टेंस, जिससे चूंकि इसमें ज्यादा पैथोजेंस का लोड है, पैरासाइट का लोड है, भारत भी इसी में है। लेकिन इन सब कंट्रीज में देखेंगे तो सबसे उन्नत तरह के एनिमल्स, चाहे कैटल हो, जानवर जैसे गाय है, भैंस है, सुअर है, बकरी है, भेड़ है, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में, गर्मी के देशों में सभी जगह पाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे उन्नत नस्ल के पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर बफलो जो है, मुर्रा और नीली रावी पाले जाते हैं, जिसका इंपोर्ट दूसरे गर्मी के जो देश, गर्म देश हैं, वहां पर यहाँ ले जाया जाता है। उन्नत कैटेगरी के यहाँ पर जमुनापारी बकरी है, उसमें भी दूध 4 से 5 लीटर देने की कैपेबिलिटी है पर डे। यहाँ से दूसरे देशों में क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं या पालने के लिए ले जाया जाता है। दूसरे देशों मतलब जहाँ गर्म देश है, क्योंकि ठंडा में सर्वाइव नहीं करेगा, दिक्कत होगा। जैसे बाहर के देशों में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो अगर टेम्परेट में ले जाएगा तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग कराएगी, लेकिन इसको ले जाने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां पर तो डिजीज का प्रकोप कम है, पैथोजेंस का लोड कम है, तो इसीलिए यहाँ के एनिमल्स में सिर्फ बफलो को ही लोग ले जाते हैं। तो ये सब सिनेरियो है। तो किस तरह के एनिमल्स पालेंगे, तो उसी तरह के एनिमल्स पालेंगे जिसमें दूध की बहुतायत है, कैपेबिलिटी ज्यादा है, मीट कम भी दे, क्योंकि मीट हम लोग इसका नहीं खाते हैं। हाँ, गोट, सीप वगैरह में मीट हम लोग खाते हैं, तो उस तरह के एनिमल्स को हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, और यहाँ पर भी गुड क्वालिटी मीट प्रोड्यूसिंग सीप एंड गोट काफी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनिमल्स लाते हैं उसको हाउसिंग का डिजाइन कैसा होना चाहिए ट्रॉपिकल कंडीशंस में। क्योंकि हम लोग 10-20 गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर भी हम पाल सकते हैं, तो इस तरह से हाउसिंग डिजाइन रखते हैं। हाउसिंग डिजाइन रखने का ये मतलब होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जानवर को मैनेजमेंट में, तो 4-5 मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले तो बढ़िया क्वालिटी का ब्रीड लाएंगे, बढ़िया क्वालिटी का एनिमल्स लाएंगे, और दूसरा चीज है कि उसका हाउसिंग अच्छा होना चाहिए। तो फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, हीडिंग, कई तरह की चीजें हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन हम लोग आपको फॉर्मल वे में, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है, लिंग्विस्टिक है, वो सब चीज में ही बताने की कोशिश करेंगे। वैसे इंग्लिश में स्लाइड बना हुआ है, लेकिन हम समझाने में हिंदी में कोशिश करेंगे कि हाउसिंग का डिजाइन है, इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि काफी स्पेसियस हो और काफी हाइट हो, ताकि एनिमल्स का जो एरेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस मैटर, जो अमोनिया का सिक्रीशन है जो जानवर से निकल रहा है एग्जॉस्ट के द्वारा, तो काफी स्पेसियस होना चाहिए। और दूसरा चीज, गर्मी से हमको बचाना है, तो स्पेसियस होगा तो गर्मी से बचेगी। हम लोग स्प्रिंकलर्स भी लगाते हैं ऊपर, या ठंडा करने की कोशिश करते हैं, और एग्जॉस्ट फैन भी वगैरह लगाते हैं, ताकि जो है एयर का एक्सचेंज हो। तो इस तरह से हाउसिंग डिजाइन हम लोग ट्रॉपिकल कंडीशन जहां गर्म है वहां पे बनाते हैं। ये देखिए सेमी इंटेंसिव टाइप के होता है, जिसमें हम लोग अंदर में भी बनाते हैं और बाहर भी टहलने के लिए, जाल घूमने के लिए जानवर को देते हैं, और इस तरह से हम लोग जानवर के लिए भूसा या फिर हरा चारा प्रोवाइड कराते हैं। एक कटर मशीन है जहाँ पे चेफिंग हो रही है, और जानवर को छोटा इसलिए करते हैं कि उसके लिए ज़्यादा पैलेटेबल, मतलब बढ़िया से खा पाए। तो सेमी इंटेंसिव है। ये देखिए फ्री रेंज सिस्टम है। फ्री रेंज सिस्टम में, गांव में ज्यादातर फ्री रेंज सिस्टम में जानवर को कल्टीवेट किया जाता है। फ्री रेंज सिस्टम में जानवर को खुले छोड़ दिया जाता है और एनिमल्स खाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे घर में तो लोग पालते हैं जानवर को, 2-3 महीने जब यहाँ पे चारे की कमी हो जाती है गर्मियों में, तो वो पहाड़ पर भी छोड़ देते हैं, और घूम फिर करके 3-4 महीने में, जब यहाँ बारिश की सीजन होती है, तो बारिश के सीजन के बाद जब हरा घास यहाँ डेवलप हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो भी लाते हैं। तो इसको हम फ्री रेंज सिस्टम ऑफ हाउसिंग कहते हैं, कि एनिमल को पूरे तरह से छोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई बांधा हुआ नहीं है, जिस तरह से जानवर है उसी तरह से खुला हुआ है। इसको हम अंदर बाड़े में रखते हैं और फिर खोल देते हैं, बाहर चरता है। तो इस तरह के सिस्टम भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं जानवर के लिए। और अगर हम देखेंगे कि जानवर को जब हम सिलेक्शन करेंगे तो क्या क्या चीज इसमें होना चाहिए, कैसे जानवर को हम लोग परचेज करेंगे ताकि ज्यादा मिल्क यील्ड हो, तो मिल्क यील्ड देखने के लिए बहुत से एक्सपर्ट होते हैं जो देखते हैं, लेकिन आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं।
ये देखिए जानवर है, इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वैसे तो ये जर्सी है, ये बाहर का है, लेकिन हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो बाहरी कैरेक्टर है, इसको देख करके समझ सकते हैं कि जानवर दूध देने वाले की है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसका हम ऊपर से देखेंगे, आगे से पीछे तक कोनिकल डिजाइन होगा, यानी आगे पतला होगा और पीछे जो है चौड़ा होगा, ये आप इसमें देख रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जानवर दूध देती है वो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्टअप नहीं होगा, वो मीट के लिए सूटेबल है, जो हम लोग उसको कल्टीवेट कम करते हैं, क्योंकि मीट का यहाँ डिमांड कम है, बैन भी है, गवर्नमेंट का ये भी है, लेकिन फिर भी मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वो एनिमल्स को प्राइमरली हम लोग पालते हैं दूध के लिए। तो इसमें देख रहे हैं कि स्किन्स बहुत थिन है, लीन थिन है, शाइनिंग अपीयरेंस है, और रम्प ये देख रहे हैं पीछे जो है ये गड्ढा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं लॉइन रीजन में भी काफी गड्ढा है, यहाँ पर डीप है, डिप्रेशन है, यहाँ पर भी डिप्रेशन है। तो जो हाई यील्डिंग एनिमल्स होंगे वो काफी बिल्टअप नहीं होगा मसल्स से, जो बॉडी कंडीशन स्कोर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि लूंज पूंज होना चाहिए, शाइनिंग अपीयरेंस होना चाहिए, कोनिकल स्ट्रक्चर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूध का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये अडर में होता है, जिसको हम थन बोलते हैं। थन काफी डेवलप हो, जानवर में जितना ज्यादा थन डेवलप होगा, विकसित होगा, उतना ज्यादा दूध देने वाली होगी। और थन में भी हम क्या देखेंगे, देखिए उभार है, ये वेंस है ना, ये वेंस है, ये वेंस भी काफी प्रोमिनेंट होगा। जितना वेंस डेवलप होगा इसका मतलब है कि उतना बढ़िया इसमें मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं टीट्स, टीट्स भी काफी डेवलप होगा, जो जानवर ज्यादा दूध देती है उसमें टीट्स ज्यादा डेवलप होगा। ये मोटा मोटी 4-5 चीज हम आप देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि जानवर अच्छा दूध देने वाली है। अब हम 5-10 एनिमल्स पालते हैं तो ये चीज नहीं देखेंगे तो हम लोग पाल करके भी प्रॉफिट्स नहीं ले पाएंगे। दूसरा चीज है, अगर हम 10 लीटर से कम दूध देने वाले जानवर को पालेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट्स नहीं होगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ही ज्यादा हो जाएगा, और हाउसिंग और उसका जो लेआउट बनाना है उसी में ज्यादा हम लोग को एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोग जानवर को जब हम देखेंगे तो जानवर में ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से देखेंगे, अच्छा 5-6 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या क्या है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जानवर क्या होगा, कोनिकल अरेंजमेंट होगा, कोनिकल मतलब आगे पतला पीछे चौड़ा होगा, लूंज पूंज अरेंजमेंट होगा स्किन का, बहुत ज्यादा हेल्दी बिल्टअप नहीं होगा, इसमें रंप धंसा होगा, लॉइन धंसा होगा, ये थाई रीजन है सब धंसा होगा, और जानवर काफी अलर्ट होगा, स्किन शाइनिंग होगी, ये सब देखेंगे, ईयर वगैरह एकदम काफी अलर्ट मूड में होगा, और पांव बहुत बड़ा नहीं होगा, बड़े दूध देने वाले के लिए ज्यादा ये जरूरत नहीं है, और थन काफी डेवलप होगा, और वेंस काफी प्रोमिनेंट होंगे, टीट उसका जो है छेनी जिसको कहते हैं लंबा होगा। ये सब अगर क्वालिटी हम देखेंगे तो जो एग्जोटिक नस्ल के हैं जानवर वो 60-70 लीटर तक दूध देते हैं। अगर हम क्रॉस भी कराएंगे तो क्रॉस में भी 40 से 45 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर ये सब दूध देने वाली होगी। तो जिस जानवर की कैपेबिलिटी 10 लीटर से ऊपर है उसी जानवर को हम लोग पालेंगे, तभी हम लोग प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं तो प्रॉफिट्स नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे कि इंटर काविंग पीरियड, इंटर काविंग पीरियड कितना है। इंटर काविंग पीरियड मतलब है कि एक बार बच्चे देने के बाद दूसरे बार बच्चा। आजकल हम लोग देखते हैं गांव में जो देसी नस्ल के गाय हैं उसमें इंटर काविंग पीरियड मतलब एक बच्चा से दूसरे बच्चा देने की 3-3 साल तक हो जाती है, 36 महीना तक। हम लोग 24 महीने 30 महीने तक दूध लेते रहते हैं, और प्रेग्नेंट जानवर होती है और फिर 9 महीने के बाद बच्चे देते हैं। अब जो 30 महीने तक दूध दे रही है तो दूध देने की कैपेबिलिटी शुरू में तो ज्यादा होगी। अगर क्रॉस ब्रीड भी हम लेंगे तो अगर उस तरह के एनिमल्स है जो इनफर्टाइल है या फिर फेलियर हो जा रहा है या फिर अबॉर्शन हो रहा है, तो उस तरह के एनिमल को हम लोग कलिंग कर देंगे, हटा देंगे, वो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं रहेगा। हम लोग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो हम लोग प्रॉफिट इकोनॉमिक अर्निंग हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीजें जानवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट है जिसको हमको देखने की जरूरत है। तो इंटर काविंग पीरियड जिस एनिमल्स में है, मतलब बच्चा 13 महीना जिसका इंटर काविंग पीरियड है, वैसे तो 1 साल माना जाता है 12 मंथ,
लेकिन एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच अगर 13 से महीने भी है, 14 महीने भी है, तो भी जानवर आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो जानवर आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, AFC कहते हैं, एज एट फर्स्ट काविंग। अगर जानवर शुरू में ही 24 महीने के अंदर बच्चा दे देती है, इसका मतलब है कि जानवर आपको अर्ली स्टेज में, जैसे आम में देखते हैं ना, आम्रपाली, छोटे में ही उसमें सीडलिंग लग जाते हैं, उसी में फ्रूट्स लग जाते हैं। तो उसी तरह से गाय में, जो हम लोग का देसी गाय है जिसकी दूध 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर देती है, वो 36 महीने में ही वो इंसेमिनेशन लायक होती है, हीट में आती है। अब 36 महीने में जब हीट में आई तो 9 महीना प्रेगनेंसी रहेगी, तो आपको 45 महीने में बच्चे दे रही है, तो करीब करीब 3.5 साल से ज्यादा आपको उसको पालने में ही लग जा रहा है। और जो क्रॉस ब्रीड एनिमल्स जो हम लोग पालते हैं विदेशी नस्ल को क्रॉस करा करके, जिसमें हॉस्टिन फ्रीजियन सबसे इंपॉर्टेंट है, जर्सी भी है, ब्राउन स्विस है, 3 वो क्रॉस हम लोग कराते हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज खास करके यूरोपियन कंट्रीज का है। जर्सी जर्सी आइलैंड में हम लोग आगे दिखाएंगे कहाँ पे है। तो हॉस्टिन फ्रीजियन हॉलैंड का है, जिसको नीदरलैंड आज कहते हैं, तो वहां से हम लोग लाए हैं। तो उसमें 12 से 15 महीने में भी एनिमल्स हीट में आ जाती है, 18th मंथ में भी हीट में आ जाती है। अब जो एनिमल्स 15 महीने में हीट में आ जाती है, तो 24 महीने में तो बच्चा दे रही है, उसमें हम 45 महीने में बच्चे ले रहे हैं, और इसमें हम लोग 24 महीने में 2 साल में बच्चे ले रहे हैं, और उसमें अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 साल में बच्चे ले रहे हैं। तो 2 साल जो हम लोग उसको खिलाए, 2 साल उसको पालन पोषण किए, जो उसका हाउसिंग का, रख रखाव का लेबर कॉस्ट लगा, वो तो आपको वेस्टेज गया। इसीलिए हम लोग एनिमल के सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल देख रहे हैं कि बहुत जगह आर्टिकल आ गया कि गिर गाय है, गिर में बहुत अच्छा दूध देती है, सोना होता है। ये सब जो है रिसर्च आर्टिकल्स, अब हम खंडन यहाँ करना मुश्किल है, इस पे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर गिर में सोना होगा तो साहिवाल में होगा। सोना आएगा कहाँ से? जो फसल खाएगा जानवर वहीं से सोना आएगा ना। लेकिन चूंकि नैरेटिव जनरेट कर दिया जाता है तो हम लोग पालते हैं उसी को और प्रॉफिट्स नहीं ले पाते हैं। तो देसी नस्ल के गाय अगर हमको क्रॉस ब्रीड मिल रहा है तो उसमें 24 महीने में बच्चे दे रही है। देसी अगर गिर भी है तो उसमें भी 36 से 42 महीने में दे रहे हैं, तो उतना तो कॉस्ट लग ही जाएगा। और यील्डिंग कैपेबिलिटी उसमें 15 लीटर मैक्सिमम देगी, 20 लीटर ज्यादा ज्यादा देगी। नॉर्मली 5 से 6 लीटर से ज्यादा नहीं देती है। तो हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सिर्फ एक आर्टिकल के नैरेटिव से हम लोग उसको अगर कल्टीवेट करने लगे तो किसानों को बहुत फायदा नहीं होगा। और देसी और विदेशी गायों के दूध में भी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी इस तरह से बताया जाता है कि बहुत अंतर होता है, देसी गाय के दूध अच्छी होती है, विदेशी के अच्छा नहीं होता है। ये सब भी फॉल्स पैराडॉक्स है, जिसको समझने की आवश्यकता है। आप दूध खा करके देखिए, हाँ, जिस दूध में जितना लैक्टोज कंपोनेंट्स होगा, जितना प्रोटीन कंपोनेंट होगा, जितना ज्यादा फैट कंपोनेंट होगा, वो दूध ज्यादा आपको बढ़िया लगेगा। क्योंकि जिसमें फैट है, आप जानते हैं कि फैट सबसे डिलीशियस होता है। अगर आप फैट में कोई चीज बनाइए, आपको पहले टेबल होगा, अच्छा होगा। आप रोटी को घी लगा दीजिए, बल्कि घी में छान दीजिए तो पूरी बहुत अच्छा लगेगा। पुआ बना दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। यानी फैट जिस चीज में मिल रहा है, दाल है, सब्जी है, घी उसमें डाल दीजिए तो चावल दाल सब्जी अच्छा लगेगा। यानी घी कंपोनेंट जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो भैंस के दूध में 18% टोटल सॉलिड्स है, गाय के दूध में 12.5% टोटल सॉलिड्स है। टोटल सॉलिड्स मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटमिन को टोटल सॉलिड्स कहते हैं। इसके अलावा तो वाटर ही है। तो भैंस के दूध में 82% पानी है, 18% टोटल सॉलिड्स है। और गाय के दूध में 12.5% टोटल सॉलिड्स है, 87% पानी है। तो 12.5 से गाय के दूध में है और भैंस में 18% है, तो उसमें ज्यादा टेस्टी लगेगा भैंस का दूध। अगर हम गाय में ही अगर देसी और विदेशी का देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें टोटल सॉलिड्स कितना है, उसमें खास करके फैट कितना ज्यादा है। तो हम अगर 3 गाय हम अगर विदेशी देख रहे हैं, जर्सी, हॉस्टिन फ्रीजियन, तो हॉस्टिन फ्रीजियन में दूध तो ज्यादा होगी, लेकिन कंपेरेटिव जर्सी में फैट कंपोनेंट ज्यादा होगा। अगर 12.5% हम देसी विदेशी गायों के मिल्क में हम देख रहे हैं टोटल सॉलिड्स, तो जर्सी में थोड़ा ज्यादा होगा, 12.5 की जगह पर 13% होगा। उसमें फैट्स 6% के आसपास, 5% के आसपास होता है। तो जर्सी के दूध ज्यादा बढ़िया होता है हॉस्टिन फ्रीजियन से और ब्राउन स्विस से।
अगर देसी में ही देखेंगे तो देसी में 11%, 11.5% के आसपास टोटल सॉलिड्स है, यानी जो विदेशी नस्ल के गाय हैं उसमें उससे 1.5% ज्यादा है। तो फिर टेस्ट इसमें कम कैसे होगा? ये बिल्कुल मिथ है। हाँ, दूसरा चीज हम ये देखेंगे कि कंसंट्रेट राशन होता है और रफेज राशन होता है। रफेज जिसमें ज्यादा होगा उसमें दूध में फैट कंपोनेंट ज्यादा होगा, क्योंकि रफेज मतलब होता है पुआल वगैरह, भूसा, ये सब जो देते हैं उसको रफेज बोलते हैं। तो इसको ज्यादा अगर देंगे तो उसमें दूध गाढ़ा होगा, और अगर खली, इसमें ब्रान, गेहूं और मक्का ये सब ज्यादा दे रहे हैं तो उसमें दूध का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो अगर हम दोनों को कंपोनेंट एक ही गाय में हम खिलाएं अलग अलग, तो जिसमें फैट कंपोनेंट ज्यादा होगा, जिसमें रफीजे ज्यादा होगा, तो उसमें ज्यादा टेस्टी दूध होगा। अगर हम विदेशी नस्ल के गाय और देसी नस्ल में देखेंगे तो फैट कंपोनेंट चूंकि इसमें ज्यादा है इसलिए ज्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि हम लोग मिथिकली पहले से जो खा रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, टेस्ट, जो चीज आप खा रहे हैं बचपन से वो टेस्ट उसका अच्छा लगेगा। उससे ये मतलब नहीं है कि उसमें कैपेबिलिटी कम है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट कंपोनेंट है कम है, लेकिन अब अगर इसको खाने लगेगा तो ये भी बढ़िया लगेगा। और आजकल देख रहे हैं क्रॉस ब्रीड ही ज्यादा दूध देख रहे हैं कि प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें कोई ये नहीं है। तो इसको पालने में हम लोग इस चीज को ख्याल रखें। मोटा मोटी चीजों को हम बता रहे हैं, वैसे इकोनॉमिक्स के लिए तो अलग टॉपिक होना चाहिए कि कैसे कैसे कितना हम लोग को इनपुट कॉस्ट होगा, कितना क्या होगा। तो हम बस इसके फोकस करेंगे कि किस तरह के गाय को हम लोग पालेंगे कि ज्यादा बेनिफिट हो, या भैंस को पालेंगे तो हम ब्रीड सिलेक्शन पर ज्यादा जोड़ देंगे और ब्रीड को ही हम दिखाएंगे इसमें। अब हाई मिल्क इल्डर्स डेयरी एनिमल्स का क्या होना चाहिए, किस तरह के एनिमल्स होना चाहिए? तो हम लोग फिनोटिपिक कैरेक्टर्स में पहले भी बताएं कि कैसा लेंथ होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, ब्रीड कैसा होना चाहिए, और डेप्थनेस कैसा होना चाहिए। तो कोनिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, चौड़ा पीछे होना चाहिए, आगे पतला होना चाहिए, रिब्स ब्रॉडर होना चाहिए, आई में शाइनिंग होना चाहिए, ब्रॉडर आई होना चाहिए। स्किन्स क्या होगा? स्किन लूज होगा, थीन होगा, शाइनिंग अपीयरेंस होगा, अगर छुइएगा तो बहुत कोमल दिखेगा। तो अच्छा क्वालिटी जानवर को आप टच करिएगा तो उसमें ये सब चीज कैरेक्टर्स देखेंगे, और वो बहुत सीधी होगी, डोसाइल होगी। जो ज्यादा दूध देने वाली जानवर होगी वो काफी सीधी होगी, और जो कम दूध देने वाली होगी वो बहुत लतार मारेगी, भाग जाएगी, आप हाथ दीजिएगा इधर उधर चल जाएगी। तो ये सब अपीयरेंस से भी, छू करके भी, हम टच करके भी जानवर को देखेंगे। तो स्किन थीन होगा, लूज होगा, बॉडी अपीयरेंस शाइनिंग होगा, हेयर भी काफी ग्लो करता हुआ होगा। अगर सोल्जर्स देखेंगे, कंधा देखेंगे तो वो भी लेंदी होगा, पतला होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। माउथ भी काफी चौड़ा होगा, क्योंकि जितना चौड़ा होगा उतना ज्यादा वो भोजन ले सकती है। मैंडिबुल, जो उसका जबड़ा होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा। और उसका जो थाई होगा, थाई किसको कहते हैं? जांग। जो जांग होगा वो थीन होगा। लेग क्या होगा? शॉर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बताए छोटा लेग होगा, बड़ा लेग की क्या आवश्यकता है? जितनी छोटी गाय होगी उतनी अच्छी रहेगी। और बेली भी क्या होगा? बेली मतलब उसका पेट वगैरह, पिछले लॉइन रीजन होगा, वो काफी चौड़ा होगा, क्योंकि पीछे का रीजन में बताई है कि चौड़ा होगा, आगे के पतला होगा। तो ये फिनोटिपिक अपीयरेंस से हम लोग जानवर को पहचानते हैं। और उसका बैक होगा, पीछे वाला हो भी काफी चौड़ा होगा। अडर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थन, उसका अडर इंग्लिश में बोलते हैं, वो काफी कैपेसियस होगा, काफी चौड़ा होगा, काफी डेवलप होगा। और सभी जो टीट्स हैं, उसका छेनी जिसको कहते हैं, वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर प्लेस्ड होगा और काफी सॉफ्ट होगा, हार्ड नहीं होगा, काफी मस्कुलर होगा। ये चीज देख करके भी हम, टीट्स देख करके उसके अडर देखेंगे, अडर मतलब उसका थन को टो करके, देख करके, टच करके भी हम समझ सकते हैं कि ये जानवर कितना दूध देने वाली है। और ऐसे भी बताया कि छेनी क्या होगा? चौड़ा होगा, लेंदी होगा। जो छोटा छोटा टीट्स होगा उसमें दूध देने की कैपेबिलिटी कम होगी, ये भी बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। टीट लंबा होना चाहिए, छेनी लंबा होना चाहिए, और इक्वली प्लेस्ड, हम बताया कि चारों छेनी एक दूसरे के बराबर बराबर डिस्टेंस पर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूध का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है और सर्कुलेशन कहां से हो रहा है, तो उसके लिए वेन्स है। तो वेन्स जो है काफी डेवलप होना चाहिए। जितना रिंकल्स होगा, जितना मतलब उसमें रस्सी कैसे लपेटा हुआ रहता है उस तरह से लपेटा लपेटा काफी उभरा हुआ रहेगा, तो हम समझेंगे कि इसमें मिल्क वेक्स काफी प्रोमिनेंस है। जिग जैग अरेंजमेंट है। रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड मतलब झुरीदार, वहां पूरा लगेगा कि कैसे
बुजुर्ग लोग का आप देखेंगे अगर नस दिखेगा हाथ में, तो उसी तरह से नस काफी उसमें दिखना चाहिए और काफी चौड़ा चौड़ा नस होना चाहिए और वेल डेवलप्ड उसका वेल्स होना चाहिए, जो मिल्क वेल्स को वेल्स भी हम बोलते हैं, जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है और वहां पे स्टोरेज हो रहा है, तो वो भी काफी डेवलप होना चाहिए। ये सब चीज देख करके हम लोग समझ सकते हैं। और जीनोटिपिक फिनोटिपिक हो गया, जीनोटिपिक स्टडी में हम देखेंगे प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कैसा है। जिसकी माँ की कैपेबिलिटी अगर 30 लीटर 40 लीटर होगी तो उसकी बेटी की कैपेबिलिटी भी उतनी ही होगी, बाछी जो होगी। तो हम लोग इसको सिलेक्शन में जीनोटाइप में क्या देखेंगे, जो ब्रीड सिलेक्शन देख रहे थे, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस से तो हम लोग ये देखेंगे ही, लेकिन उसका जीन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी माँ कैसी है। अगर 2 लीटर देने वाली माँ है तो उसकी बच्चा को हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 4 लीटर 5 लीटर कितना भी खिला दे तो होगा। लेकिन अगर जो 30 लीटर की माँ है, अगर कम भी खिलाएंगे तो 20 लीटर कम से कम देगी। तो इसकी माँ की जो प्रोजेनी है, जिसको जीनोटाइप हम कहते हैं, जेनेटिक पेडिग्री एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि फादर का, अब मान लीजिए किसी का फादर, जैसे जिसकी माँ है उसकी बाछा पैदा हुआ, तो माँ अगर 50 लीटर दूध देगी तो बाछा में कैपेबिलिटी है कि जब सांड बनेगा उसका सीमेंट डालेंगे तो 50 लीटर की कैपेबिलिटी उसमें जाएगी। अब कोई जानवर 10 लीटर देने वाली दूध है और कोई 50 लीटर देने वाली है, तो 10 लीटर वाला को बच्चा तैयार करेंगे कि 50 लीटर वाला का, नेचुरली हम 50 लीटर का तैयार करेंगे। अगर हम देखेंगे कि 50 लीटर वाले बाछा है, मतलब उसकी गाय माँ है और 50 लीटर दूध देती है, तो उसका बाछा हुआ, उस बाछा को अगर 10 लीटर वाली गाय है उसकी बाछी हुई, तो 10 लीटर वाली बाछी से 50 लीटर देने वाला बाछा तैयार हुआ, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो 50 इसका और 10 इसका दोनों जुड़ जाएगा, तो 50 10 60, और आधा ही जीन उस उधर से आया और आधा इधर से गया, तो इसकी कैपेबिलिटी 50 का उधर 25 हो गया, इधर 10 का 5 हो गया, तो 25 10 5 30, यानी 30 लीटर की कैपेबिलिटी कम से कम होगी अगर उससे फिर बाछी पैदा हुई और फिर गाय हुई। लेकिन अगर 50 लीटर वाली बाछा है और 50 लीटर वाली ही बाछी से हम क्रॉस कराए, तो 50 का 25 आया, दूसरा बाछी से भी 25 आया, तो 50 लीटर देने वाली कैपेबिलिटी हो जाएगी। यानी जेनेटिक कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए, चाहे हम मीट के लिए लें या मिल्क के लिए लें, या अगर हम पोल्ट्री में लें एग के लिए, या किसी भी पैरामीटर्स के लिए, हाइट के लिए, या अगर दौड़ने वाला जानवर घोड़ा के भी लिए, तो सबका एक ही चीज है कि जिसमें माँ की कैपेबिलिटी ज्यादा है, बाप की कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको हम जीनोटाइप की स्टडी से देखेंगे, रिकॉर्ड्स देखकर देखेंगे। और जेनेटिक अपग्रेडेशन हम बताएं ही कि जैसे जितना मिल्क प्रोडक्शन देने वाली ज्यादा जानवर है, दूध ज्यादा देती है, वो जल्दी कंसीव हो जाती है और एज एट फर्स्ट का भी बहुत कम होती है। तो 2 फायदा हुआ, एक तो दूध ज्यादा दे रही है और कम ही समय में प्रेग्नेंट होकर के आपको 24 से 30 महीना में वो बच्चा दे रही है। जहां 3 साल 4 साल दूसरे जानवर 3.5 साल 4 साल लग रहा है, वहां आपको 2 साल से 2.5 साल में बच्चा दे रही है। और कंसेप्शन रेट जो है भी अच्छा होता है। कंसेप्शन रेट मतलब हुआ कि जो दूध देने वाली ज्यादा जानवर बढ़िया है, अगर इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, खास करके जो ज्यादा दूध देने वाली है, तो उसको भोजन भी उसी तरह से, अब जो 50 लीटर ज्यादा दूध देती है और जो 2 लीटर दूध दे रही है, तो 2 लीटर को तो हम घास पे भी खिला सकते हैं, भूसा अगर देंगे ऐसे ही, अगर हम ग्रेजिंग करेंगे तो उतना में भी 2 लीटर दूध देगी। लेकिन हम 50 लीटर जानवर से दूध लेना चाहते हैं तो उसको ग्रेन्स भी देना पड़ेगा। तो ग्रेन्स मतलब हुआ कि कंसंट्रेट राशन, यानी उसको गेहूं, मक्का, और उससे मिल्क में आप जानते हैं कैल्शियम का भी जरूरत होती है, तो कैल्शियम भी सप्लीमेंट्स देंगे, मिनरल सप्लीमेंट्स देंगे। अगर ये सब कंपोनेंट्स नहीं देंगी तो उससे बाछी पैदा होगी, तो उसमें इनफर्टिलिटी का बहुत प्रॉब्लम होगा। आजकल सबसे ज्यादा जो स्टेराइल एनिमल्स हो जा रहा है या फर्टाइल इनफर्टिलिटी का केसेस देख रहे हैं, तो सब क्यों हो रही है जानवर, इसलिए कि उसमें हम बैलेंस्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप कल्टीवेट करना चाहते हैं कि 10 जानवर हम पाल करके 5 जानवर पाल करके हम ज्यादा प्रॉफिट लें, तो हमको कंसंट्रेट राशन बैलेंस देना पड़ेगा। 50 लीटर दूध देने वाली को हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 2.5 लीटर दूध देने वाली जानवर को हम 1 किलो कंसंट्रेट देंगे। कंसंट्रेट मतलब मिक्स ऑफ द ग्रेन प्रोडक्ट, जितने ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स मतलब दलहन, वो सबको मिला करके हमको 2.5 लीटर जो दूध देती है जानवर, अगर 10 लीटर देने वाले दूध जानवर है तो 2.5 लीटर पर 1 kg, तो 10 किलो पर
दूध देने वाले को 4 केजी जरूर देंगे, तो 50 केजी जो जानवर दूध दे रही है तो उसी अनुसार उसमें 20 केजी हमको कंसंट्रेट देना पड़ेगा, तब 50 लीटर दूध लेंगे। तो ये सब छोटा छोटे चीजें हैं, इसको हमको ध्यान रखने की जरूरी है। और जो ज्यादा दूध देती है जानवर, उसको हम 2 बार मिल्किंग से काम नहीं चला सकते हैं, उसको कम से कम 4 बार जरूर मिल्किंग करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, अगर मिल्क नहीं करेंगे तो उससे टीट से दूध लीक करेगा, स्फिंक्टर उसका लूज हो जाएगा, तो फिर वही मक्खी वहां बैठेगी, पैरासाइट्स और पैथोजेंस का इन्फेक्शन होगा, तो उससे क्या होगा कि टीट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं छेनी मर गया, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम, थनैला का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है ज्यादा दूध देने वाले को, तो उसको ये सब चीजें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम दूध दूह रहे हैं, उससे मिल्किंग ले रहे हैं, तो जानवर को हरा घास दे देंगे, बेसन दे देंगे, आटा दे देंगे, ताकि वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक वो खड़ी रहे। इससे क्या होगा कि क्योंकि जो सॉइल में नीचे गोबर है, नीचे मिट्टी है, गंदगी है, बैठेगी जानवर, टीट्स उसका खुला हुआ है, तो उससे इंट्रे हो जाएगा पैथोजेंस का, तो टीट ब्लाइंडनेस का चांसेस होगा, थनैला का प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा थन ही मर जाएगा। तो अगर 10-15 मिनट अगर हम खड़ा रखेंगे तो उतना देर में वो सूख जाएगा वहां, और स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, फिर बैठेगी, जानवर को नहीं जाएगी। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। तो हम लोग फेनोटिपिक देखें और जीनोटिपिक भी देखें। जीनोटिपिक में उसकी माँ का रिकॉर्ड्स देखेंगे, उसके पिता का रिकॉर्ड्स देखेंगे कि कितना उसका मेल का जो बुल है, जो है या हिफर है, वो दोनों में क्या कैपेबिलिटी है, किस जानवर से हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो ये जो हाई मिल्क यील्डिंग एनिमल्स है, उसमें ये सब चीजें देखेंगे कि अच्छा काफ होना चाहिए, और उसको कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है उसको जितना जल्दी है उसको हम पिलाते हैं, जितना जल्दी अगर कोलोस्ट्रम देंगे, कोलोस्ट्रम मतलब फेनुस या फर्स्ट मिल्क जिसको कहते हैं, 1 से 2 दिन तक फर्स्ट मिल्क को हम जानवर को पिलाते हैं, बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम उसका बढ़ जाता है। अगर बाद में इसको हम देंगे तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। स्ट्रेस उसको कम होना चाहिए, स्ट्रेस कम होने के लिए गुड हाउसिंग करेंगे। अगर भोजन नहीं देंगे तो भी जानवर को स्ट्रेस होगा, गर्मी पड़ेगी तब स्ट्रेस होगा। तो उस तरह से अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो थैच्ड अरेंजमेंट करेंगे। पानी के लिए वैलो टैंक बनाएंगे। वैलो टैंक मतलब जो पानी में भैंस वगैरह के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पानी में ही रहना पसंद करती है गर्मी में, क्योंकि उसमें स्वीट ग्लैंड नहीं होता है पसीना निकलने वाला, तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। थिक एनिमल जितने हैं, चाहे राइनोसेरस हो, हिपोपोटामस हो, सुअर हो, भैंस हो, इसमें इससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कीचड़ में पानी में रहना पसंद करती है। लेकिन हम लोग धोने के चलते उसको पीटते हैं कि पानी में क्यों गया, लेट क्यों गई जानवर। तो ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए बहुत सुटेबल है, इसलिए इसको प्रोवाइड करें, या अगर पानी में जाती है, कीचड़ में लेटती है तो लेटने दें। तो ये सब चीज है। उसका जो खाने का पेन है, रहने का है, जो वो सब चीज, एयर स्पेस होना चाहिए, हाउसिंग बढ़िया रहना चाहिए। अगर जहां जानवर को रख रहे हैं तो वेंटिलेशन बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लिए खिड़की की व्यवस्था रखते हैं घर में, तो उसके लिए भी ओपनिंग रहना चाहिए, सिर्फ छाया से बचना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग थैचिंग करते हैं, ऊपर उसके जो शेड देते हैं, और फीडिंग शेड्यूल्स बनाएंगे, ताकि जितने समय में मिल्किंग करेंगे, अगर हम 6 बजे सुबह मिल्किंग करते हैं तो 6 बजे ही करने की कोशिश करेंगे, 6 से 6:30 या 5:30 हम कर लेंगे। अगर 9-10 बजे करेंगे तो उसको दिक्कत होगी। वाटर काफी देना चाहिए, क्योंकि दूध का फॉर्मेशन में हम जान रहे हैं कि 82% भैंस के भी दूध में इवन देख रहे हैं कि 82% वाटर है, 82% वाटर ही है। तो वाटर जितना ज्यादा दीजिएगा जानवर को उतना ज्यादा बढ़िया होगा, खास करके गर्मी के सीजन में। और कंसंट्रेट और फाइबर भी ऑप्टिमल अमाउंट में होना चाहिए। और वैक्सीन की आवश्यकता है, गर्मी, खास करके गर्मी के बाद जो बारिश होती है, तो इसमें जब घास चरती है जानवर तो ज्यादा पैथोजेंस का लोड बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, या फिर दवा की व्यवस्था करते हैं, या फिर जानवर को हम गुड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़ा रहे। और जो दूध देने वाले जानवर है तो उसमें कैल्शियम कंपोनेंट को, मिनरल्स कंपोनेंट्स को और कंसंट्रेट को हम ज्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि दूध का ड्रेन उससे हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग रखेंगे। तो हाउसिंग में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह के हाउसिंग होना चाहिए। हम एक एक चीज करके हाउसिंग का देखेंगे। ब्रीडिंग हम पढ़ाए बताए, तो कंस्ट्रक्शन जो है, शेल्टर डिजाइन कैसा होना चाहिए, लेआउट कैसा होना, ऊंचा जगह पर हम बनाएंगे ताकि पानी वहां नहीं लगे। जितना पानी लगेगा उसमें उतना रिजर्वायर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज होंगे। पुअर वेंटिलेशन अगर रहेगा तो उसको हम लोग वेंटिलेशन को बढ़िया करेंगे। क्राउडिंग ओवर नहीं होना चाहिए, कि ज्यादा क्राउडिंग जानवर को होगा तो ज्यादा दिक्कत होगी जानवर को रखने में। हम लोग भी अगर एक ही घर में अगर 5-7 आदमी रहने लगे तो किस तरह से फील करते हैं, उसी तरह से एनिमल्स को भी थोड़ा स्पेसियस होना चाहिए। अनइवन फ्लोर स्पेस नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उसका खूर है, डैमेज हो सकता है, उसको बैठने में दिक्कत होना चाहिए, इसलिए फ्लोर भी सॉफ्ट होना चाहिए और इवन होना चाहिए। और जो उसका वेस्ट है उसका भी डिस्पोजल बढ़िया से होना चाहिए। सेपरेट मिल्किंग पैन जो है बहुत जगह देखते हैं कि नहीं रहता है, इसके कारण बहुत दिक्कतें होती है। तो ये सब स्टेटस हम लोग के एनिमल्स का है, जिसको सुधारने की आवश्यकता है कि उसका मिल्किंग प्लेटफॉर्म भी बढ़िया होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए और स्लोप भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी पानी और उस डंग मटेरियल्स है, यूरिन मटेरियल्स है, आराम से वहां डिस्पोजल हो जाए या धोने पर निकल जाए। और ये सब टेम्परेचर वेरिएबल है, ये सब 10 डिग्री से 30 डिग्री तक एनिमल्स को सुटेबल है। अगर टेम्परेचर ऐसा नहीं देंगे तो एनिमल्स को कम डिस्कम्फोर्ट होगा। ह्यूमिडिटी भी 65 to 70% होना चाहिए। हवा के वेलोसिटी, ये सब आइडियल कंडीशन है। अगर ये सब नहीं भी है तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग एयर कंडीशन घर में लगाते हैं ना, तो इसके लिए भी हम लोग फैन लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, ऊपर से स्प्रिंकलर वाटर देते हैं ताकि थैचेज और रूफ ठंडा हो, और एनिमल्स को धोते हैं। तो ये सब चीज़ ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है। अगर ये नहीं है तो भी हम लोग इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सैंड का देखते हैं किस तरह से टोपोग्राफी हो। हम लोग का गर्मी ज़्यादा है तो हम लोग ईस्ट वेस्ट हाउसिंग का अरेंजमेंट करते हैं और मार्केट से नियर बाई रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग जब भी प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग करना चाहेंगे तो ये सब देखेंगे, क्योंकि मार्केट में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कॉस्टली लैंड होता है, पॉल्यूशन होगा। तो मार्केट से नज़दीक होगा तो आपका जो दूध का डिमांड होगा वो फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जितना प्रोड्यूसिंग होगी तो उसका कंजप्शन होगा। और थोड़े दूर में रहेंगे लिटोरल एरियाज में, अर्बन एरियाज के, शहर के, तो लेबर भी गाँव वगैरह से मिल जाएगा। और पानी के भी सप्लाई हम लोग अच्छा करेंगे ताकि जानवर को सुटेबिलिटी रहे। तो साइट सिलेक्शन में अगर कई तरह के जमीन है तो हम लोग ये सब चीजें देखेंगे कि किस तरह के होगा। बेडिंग मटेरियल पहले ही बताए, देख रहे हैं किस तरह के बेडिंग मटेरियल है। इससे क्या होगा, फूड डैमेज नहीं होगा, जानवर को बैठने में भी डिस्कम्फोर्ट नहीं होगा। आजकल तो रबर का ही देख रहे हैं कि लोग नीचे देते हैं ताकि जानवर को कंफर्ट मिले। तो ये सब चीजें अरेंजमेंट करके हम प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो ट्रेडिशनली कन्वेंशनली यूज हो रहा है, सैंड बेडिंग है, पैडी स्ट्रॉ है, सॉ डस्ट है, मैट्रेसेस देख रहे हैं रबर का, ये सब देख रहे हैं, ये देते हैं। दूसरा चीज मैन्योर डिस्पोजल है। मैन्योर्स जो भी उससे डंग मटेरियल्स है, यूरिन मटेरियल्स है, काफी फर्टाइल है, तो इसको हम लोग एक गड्ढे में भी रख सकते हैं और इसको हम कंपोस्टिंग भी करते हैं, या सीधे डायरेक्ट हम फील्ड में भी ले जाते हैं। फील्ड मतलब जहाँ खेती हो रही है, तो इस तरह से डिस्पोजल करेंगे तो जो पैथोजेंस है और जो इंसेक्ट्स है उसका लोड कम होगा। इन्फेस्टेशन का काम, इन्फेस्टेशन के चांसेस एनिमल्स में कम होंगे, तो एनिमल्स में डिजीज कम होगा। तो आपको जो डिजीज पर जो कॉस्ट है या एनिमल्स का मोर्टिलिटी है या काफ का मोर्टिलिटी है वो कम होगा। इसलिए मैन्योर का डिस्पोजल सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो चीजें आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि जब जानवर हम ऐसे लाएंगे 40 लीटर 50 लीटर दूध दे रहे हैं तो हाथ से धोने में बहुत दिक्कत होगी और बहुत समय लगेगा। तो आजकल मिल्किंग मशीन भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे सिंगल मिल्किंग मशीन है जो सिंगल टीट्स में लगाते हैं, और 4 टीट्स वाला चारों में अलग अलग है, जो वैक्यूम क्लीनर से वो मिल्क को ड्रेन करता है। तो वैक्यूम ड्रेनर भी है, और सिंगल में भी आते हैं, 4 टीट्स में भी आते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग एनिमल्स को लेते हैं। तो जब प्रॉफिटेबल हम लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इस सब टेक्नोलॉजी का हम लोग को यूज करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और फिर मिल्क स्टोरेज के लिए कूलिंग, जैसे फ्रिज है उस तरह से कूलर भी आता है, बहुत कम कीमत में भी 50 लीटर 100 लीटर 200 लीटर का भी आता है, और उसको भी हम लोग ये ले सकते हैं। तो इस तरह से मिल्किंग है, कैसे मिल्किंग प्रोसेस से हम कर रहे हैं। वैक्यूम से मिल्क बाहर निकल जाता है, जिससे हम हैंड मिल्किंग के वजह हम इस तरह से भी मिल्किंग हम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो हम सोचे कुछ एनिमल्स को दिखा दें कि किस तरह से एनिमल्स को, कौन कौन एनिमल्स को सिलेक्ट करना है। तो ये सब एनिमल्स है जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो एनिमल्स में ये देखिए हॉस्टिन फ्रीजियन और रेड व्हाइट, ये रेड व्हाइट है जो हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का ब्रीड है, रेड व्हाइट है। इसका देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम व्हाइट है और पैचेज हैं, और इसका कोनिकल देख रहे हैं ना, पीछे चौड़ा है आगे पतला है, तो इस तरह से है। और साइज इस पाउंड में है, 1 पाउंड
करीब करीब 452 ग्राम, मतलब आधा किलो से थोड़ा कम होता है। यानी 700-800 केजी का, 600 केजी का ये जानवर होती है। और हम लोग के यहाँ जो जानवर है 250-300 केजी का है नॉर्मली। इसमें भी कई ब्रीड्स हैं, तो जो साहिवाल वगैरह है, गिर है, उसमें तो 400 केजी तक ही देख लेते हैं, मिलती है जानवर। लेकिन हम लोग को बिहार में जो भी ब्रीड है बछौर वगैरह तो 200-250 केजी इस तरह से होती है। तो एक बड़ा साइज भी एनिमल्स का है, तो बड़ा मिल्क यील्डिंग कैपेबिलिटी भी ज्यादा है, मीट भी काफी इसमें है। ये एनिमल से सबसे ज्यादा पाले जाते हैं बिहार में, और बिहार नहीं बल्कि इंडिया में ही, इंडिया नहीं बल्कि पूरे ट्रॉपिकल कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिमांड है। और दुनिया में कोई भी जानवर, अगर हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह भी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली जानवर गाय ही है, जिसमें दूध मिल्किंग की जो कैपेबिलिटी है ये 88 लीटर तक मैक्सिमम रिकॉर्ड्स इसको हॉलैंड, और जिसको नीदरलैंड कहते हैं, या इजराइल में इसको ले जाया गया है, वहां पे करती है। यही जानवर का सबसे ज्यादा क्रॉस हो रहा है। वैसे ये ठंडक के लिए सुटेबल है, गर्म के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन मिल्क यील्डिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग पालते हैं। तो देख रहे हैं चितकबरा रंग है ना, काला और उजला इस तरह से मिलती है, और काफी दूध देती है। इसका क्रॉस ब्रीडिंग सबसे ज्यादा कराया गया है भारत में, और बिहार में भी काफी ज्यादा संख्या में पाई जाती है। तो ये है हॉस्टिन फ्रीजियन। इसका भी देख रहे हैं कि कोनिकल अरेंजमेंट ही है, और पीछे काफी चौड़ा है, ये काफी दूध देती है। तो इनमें का जो सिलेक्शन करेंगे आप, अगर पालेंगे जानवर, तो इसको जरूर आप लोग इसी जानवर को ज्यादातर ये करेंगे। वैसे अगर इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी के दृष्टि से देखेंगे, देखिए ब्रिटेन है, जिसको हम यूके कहते हैं, यही जर्सी आइलैंड है, यहीं पर ओरिजिन हुआ है जर्सी ब्रीड्स का। ये इस तरह से है, कलर आप देख रहे हैं साहिवाल से मिलता जुलता है, लेकिन बॉडी कितना कैपेसियस है, थन कितना कैपेसियस है, जानवर कितना एलर्ट है, कितना शाइनिंग है। ये जो है 50-60 लीटर दूध देने वाली एवरेज कैपेबिलिटी है। वैसे इसको हॉस्टिन फ्रीजियन से तो कम देती है, लेकिन सबसे बढ़िया है कि इसका मिल्क बहुत टेस्टी होता है। हेलो, क्या बोले? हाँ हाँ, वो खाना साढ़े खाते हैं ना, खाते हैं रुकिए ना। 11:30 बोल तक रहे हैं खत्म जी करना है। तारकनाथ जी। चलिए हम अरे भाई, हेलो, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कर दिया। हाँ हाँ, बोलिए सर, हाँ समझ बोलिए में सर। आ रही है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ। तो ये किसान भाइयों, ये आप देखिए, जर्सी जर्सी को सबसे ज्यादा पहले इंडिया में कल्टीवेट किया जाता था, जानवर को रियर किया जाता था गांव घर में, लेकिन अभी इसके जगह पर हॉस्टिन फ्रीजियन ले लिया है। लेकिन ये इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी बढ़िया है, गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है। अगर इस जानवर को पाला जाए तो यहाँ के लिए काफी सुटेबल है। और दूसरी सुटेबिलिटी है कि इसमें फैट कंटेंट ज्यादा है। अगर किसी भी गाय में, दुनिया के किसी भी गाय में फैट देखेंगे तो इस जर्सी में सबसे ज्यादा फैट होता है, इसलिए इसका दूध काफी टेस्टी होती है। लेकिन लोग परसेप्शन यहाँ बना लेते हैं कि देसी गाय में ही ज्यादा टेस्टी है, ज्यादा टेस्टी है। दोनों को पी करके देखिएगा, तब पता लगेगा कि इसमें दूध कितना टेस्टी होता है। नॉर्मली हम लोग तो बस बायोलॉजिकल और साइंटिफिक एविडेंसेस से देखते हैं कि जिसमें फैट ज्यादा है उसमें टेस्ट ज्यादा है। नॉर्मली हम इसका कंसेप्ट भी दिए कि क्यों ज्यादा है। तो ये पनीर भी उसी तरह से, जिसमें ज्यादा फैट होगा उसमें पनीर ज्यादा बढ़िया लगेगा। और डबल टोन्ड मिल्क से अगर पनीर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट्स होगा, फैट कम होगा, तो उसमें उतना टेस्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि फैटी आजकल ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसके चलते खैर। तो ये जर्सी है, जर्सी आइलैंड, ये यूरोप का है, ब्रिटेन के नीचे जर्सी आइलैंड पैदा हुआ था, जर्सी उसी के नाम पे है। तो ये जर्सी है जिसको कल्टीवेट हम लोग करते हैं। हम कुछ कुछ एनिमल्स को हम दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ सकें और सिलेक्शन में आपको मदद मिले। ये ब्राउन स्विस है, ब्राउन स्विस, इसमें थन देख रहे हैं, वेंस देख रहे हैं कितना प्रोमिनेंस है, बॉडी कितना कोनिकल है। ये ब्राउन स्विस नाम ही है, इसका कलर भी ब्राउन है। तो ये स्विस है, स्विट्जरलैंड का ब्रीड है। और काफी संख्या में पहले जो यहाँ प्रोजेक्ट चला था तो आया था। तो 3 ही एनिमल्स इंडिया के लिए में सुटेबल ज्यादा रही है दूध देने के लिए, तो तीनों एनिमल्स काफी है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे हॉस्टिन फ्रीजियन है। तो एक गर्नसी है, ये भी है, गर्नसी आइलैंड वहीं पे है फ्रांस के आसपास। तो इसमें भी इसी तरह से चितकबरा, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट था, और इसमें हम देखे ब्राउन और व्हाइट है। तो ये गर्नसी है, इसको वैसे इंडिया में बहुत ज्यादा लाया नहीं गया है, लेकिन अच्छी दूध देने वाली जानवर है। इसको भी हम देख रहे हैं, आयर शायर उसी तरह से है। ये सब जानवर का मिलता जुलता कलर है। ये भी यूके का है, और स्कॉटलैंड यूके का एक स्टेट है, जिसको ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वेल्स है, तो स्कॉटलैंड में पैदा हुआ है। और ये मिल्किंग शॉर्ट हॉर्न है, इसका हॉर्न बहुत छोटा होता है। ये भी कैपेसिटी, इसमें भी 40 लीटर, 50 लीटर, 30 लीटर की कैपेबिलिटी होती है। बिल्कुल रेड है, गिर से मिलता जुलता इसका है कलर।
तो ये भी इंग्लैंड की ब्रीड है और काफी संख्या में दूसरे कंट्री में लाया गया है, इंडिया में बहुत कम इसका है। और अगर भैंस का देखें तो भैंस में सबसे बढ़िया ब्रीड क्या है, मुर्रा का। इसको दूसरे देशों में ले जाया जाता है, दुनिया के सबसे बढ़िया ब्रीड है जो दूध देती है। इसमें मिल्क यील्डिंग कैपेबिलिटी 2500 केजी तक है, यानी लैक्टेशन लेंथ हम नॉर्मली 300 दिनों का लेते हैं, 10 महीना तक कितना जानवर दूध देती है इसी को हम लोग प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 13 महीना में तो बच्चा दे देना है, 3 महीना पहले जानवर को ये करना पड़ता है, इंटर काविंग पीरियड जो हम बताया कि आइडियल होना चाहिए, तो 10 महीना का ही लेते हैं। तो 10 महीना में अगर 25 केजी दूध दे रही है यानी 2500 केजी, तो डेली 8 केजी दूध दे रही है, एवरेज 8 केजी है। इसमें हाईएस्ट जो है 35 लीटर तक रिकॉर्ड किया गया है, जो जानवर का भी शो हुआ था पिछले यहाँ पे पटना में, गोलू और युवराज, इसी सब का ये ब्रीड है। तो ये मुर्रा का है, तो मुर्रा में यील्डिंग कैपेबिलिटी मैक्सिमम 35 लीटर तक देखा गया है डेली। तो अगर हम एवरेज अगर हम 300 दिनों का देखेंगे तो उस तरह से देख सकते हैं कि 10,500 केजी तक भी दूध देने की कैपेबिलिटी है। और इसके दूध में 1.5 गुना ज्यादा है तो गाय की अपेक्षा, तो समझिए कि 50 अगर 35 लीटर दूध देने वाले हैं तो 50 लीटर दूध देने वाले गाय के बराबर है। तो हम अगर हम सिलेक्शन देखेंगे, अगर हम पाल रहे हैं तो भैंस को भी हम पाल सकते हैं, तो भैंस में हम मुर्रा को नॉर्मली प्रीफर करते हैं। जब दूसरे कंट्रीज में इसको इंपोर्ट किया जा रहा है तो आपके यहाँ अवेलेबल है ये 1000 केजी 1500 केजी का भी, मेल का तो 1.5 से 2000 केजी तक भी कभी कभी अटेन कर लेता है वेट। तो खैर इसका नॉर्मली जो है 6 से 700 केजी तक तो होता ही है, 500 केजी तो एवरेज बिहार में भी पाई जाती है। तो इस तरह से इसका दूध कैपेबिलिटी 8 लीटर 9 लीटर 10 लीटर तक भी हम सुबह शाम लेकर के, एक डे का हम एवरेज कभी भी बात करते हैं, एक शाम का, 1/2 का नहीं, हमेशा डेली मतलब हुआ एक दिन में 10 लीटर अगर दे रहे तो 5 लीटर सुबह 5 लीटर शाम। अगर इसमें 35 लीटर दे रही है तो हम 3 शाम या 4 शाम इसको हम लोग दूधते हैं, 4 बार। दूसरी है नीली रावी। इसके कैरेक्टरिस्टिक तो ज्यादा नहीं बताएंगे, खाली देखेंगे कि जो पंच कल्याणी बोला जाता है, 5 व्हाइट्स देख रहे हैं, पीछे पूंछ पर है, नीचे खुर में है, ऊपर है, थोतुन पर मजल पर है, तो 5 व्हाइट्स है। काफी इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुभ माना जाता है। सब पंजाब हरियाणा दिल्ली रीजन में पाई जाती है, तो नीली रावी है। ये सूरती है, हम सिर्फ ब्रीड दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेना है। ये छोटी नस्ल की है, काफी खूबसूरत जानवर है, ये गुजरात में पाई जाती है। इसका भी काफी डिमांड है दूसरे कंट्रीज में भी और भारत में भी, क्योंकि छोटी नस्ल की जानवर है और अच्छी दूध देती है। ये सबसे ज्यादा फैट कंटेंट है, सबसे ज्यादा टेस्टी मिल्क इसी का है, भदवरी जिसको हम लोग कहते हैं। ये यूपी और मध्य प्रदेश रीजन में पाई जाती है, बिहार में भी काफी संख्या में आपको देखिएगा कॉपर कलर ब्राउन भैंस है। तो इसका भी दूध के लिए जाना जाता है, दूध तो उसे कम होता है, कॉपर कलर इसका होता है, लेकिन मिल्क फैट बहुत ज्यादा आता है, 10 से 13% तक फैट इसमें होगा, यानी टोटल सॉलिड्स इसमें 20-22% होता है। 22-24% कोलेस्ट्रम का होता है, जिसको आप लोग केनुस कहते हैं, या फर्स्ट जो क्या उसको बोलते हैं जो मिल्क है, तो उसमें इतना ज्यादा होता है, उसके बराबर करीब करीब इसका मिल्क होता है, इसलिए इसका हाई क्वालिटी मिल्क के लिए जाना जाता है और काफी डिमांड इसमें है। लेकिन दूध इसमें कम होता है, 5 लीटर 6 लीटर दूध देती है, लेकिन ये काफी प्रॉफिटेबल है और काफी डिलीशियस है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पालते हैं। और ये जफराबादी, ये गुजरात का ब्रीड है, सबसे हेवीएस्ट ब्रीड भैंस का यही है। इसका सींग देख रहे हैं कितना ज्यादा हेवी है, ब्लैक और थोड़ा ब्राउन कलर लिए हुए रहता है। ये भी 1200 केजी दूध देती है, यानी 4 केजी के आसपास, 300 से डिवाइड कर दीजिए, 1200 केजी मतलब 300 डेज में जितना देती है, तो ये है। ये गाय का कुछ देसी नस्ल हम विदेशी बता रहे थे, साहिवाल सबसे एलिट क्लास की गाय है। इसका ये देख रहे हैं हम काफी डेवलप है, ये नीचे इसको डेवलप बोलते हैं, काफी डेवलप है, इसे हम पहचान लेते हैं कि ये गाय है। और कलर आप देख रहे हैं ब्रिक कलर का है, मिलता जुलता रेड है, और थन इसका भी काफी डेवलप होता है। ये भी गाय 25 लीटर 30 लीटर तक दूध दे देती है, नॉर्मली 12 लीटर 10 लीटर 18 लीटर। ये वेस्टर्न जो इंडिया है, जिसमें खास करके पंजाब हरियाणा में काफी पाई जाती है, बिहार में भी इसको लाया जाता है और काफी देसी नस्ल के सुटेबल है।
इसकी डिमांड सबसे ज्यादा आजकल बढ़ गई है। जो हम बताए कि इसमें गोल्ड होता है, सोना होता है दूध में, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि दूध में इसमें होगा तो सभी में होगा। है तो ये गिर गाय है, इसका भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये हम्प काफी इसमें डेवलप होगा। और जो ये है कलर होगा इसका, जो है ये रेड से ब्रिक कलर का होगा। और ये ऊपर आगे जो इसका देख रहे हैं पोर्शन, तो ये इसमें थोड़ा कॉन्वेक्स होगा और रोमन लोज टाइप के इसमें अरेंजमेंट होगा। सिंग थोड़ा इस तरह से होगा। तो और डेवलप इसमें भी काफी डेवलप होगा, ऑर्डर काफी डेवलप होगा। तो ये गिर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको काफी संख्या में यहाँ भी जा रहा है। रेड सिंधी है, ये सिंध रीजन का, गुजरात का ब्रीड है। ये भी गिर से मिलता जुलता है और इसमें भी काफी दूध देने की कैपेबिलिटी है। 10-12 लीटर एवरेज दूध देती है। एक कंकरेज है, इसको दूसरे कंट्रीज में खास करके अर्जेंटीना वगैरह और ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब में काफी इसको बड़े पैमाने पर ले जाया गया है कल्टीवेशन के लिए, मतलब पालने के लिए। और इसमें भी दूध कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है। ये लंबी गाय है और इसका सींग भी काफी डेवलप होता है। ये साउथ इंडिया का ऐसा इंपॉर्टेंट ब्रीड है जो दूध देती है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में काफी संख्या में पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में इसको बड़े पैमाने पर कल्टीवेशन किया जा रहा है। इसमें भी दूध यील्डिंग कैपेबिलिटी करीब करीब 4 से 5 लीटर दूध दे रही है। 1100 लीटर इसको देखते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग है केयर ऑफ न्यूबॉर्न जानवर। जब हम लोग पाल रहे हैं तो बच्चे को ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब तो लगता है समय हो रहा है, क्योंकि काफ मोटिलिटी सबसे ज्यादा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो यंग लोट हम कैसे तैयार करेंगे? कितने बजे तक है सरोज जी? सर अब समय कंक्लूड कर दीजिए सर। हाँ, तो 2-3 मिनट हाँ में 5 मिनट में, कंक्लूड हाँ करते हैं। 5 मिनट में। हाँ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चे में है। ठीक तो सर। इसीलिए बच्चे को ध्यान की आवश्यकता है कि बच्चे में क्या क्या है। तो इसको सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो इसको क्लीनिंग करेंगे, म्यूकस हटाएंगे। इसके बाद माउथ को ओपन करेंगे। रेस्पिरेशन अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे और साफ तौलिए से साफ कर। सबसे जरूरी होता है नेवल, उसका जो नेवल कोड है, जो नाभि है, नाभि को हम लोग कभी कभी गांव में हसुआ वगैरह से भी काट देते हैं, जिससे टेटनस वगैरह कई तरह के डिजीजेज उससे होते हैं। तो इसलिए साफ ब्लेड से इसको काटेंगे और 5 सेंटीमीटर मतलब 2.5-2 इंच कम से कम उसको जरूर स्पेस देंगे और उसको लिगेट कर देंगे, बांध देंगे। और टिंचर आयोडीन वगैरह या फिर अगर बीटाडीन घर में है तो उससे धो देंगे, जिससे काफ में मोटिलिटी कम होगा। क्योंकि काफ में मोटिलिटी सबसे ज्यादा स्कोर से होता है, रेस्पिरेटरी है, जो खाना खाया अटक गया, इस तरह से काफी चीजें हैं, या कुछ उस तरह से स्टूल पास नहीं हुआ, काफिंग प्रॉब्लम है, बच्चे देने समय काफी मर जाते हैं, बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम, ज्वाइंट इल है। तो इस तरह से है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इसमें है और स्कोर्स ज्यादा है, इसलिए काफ मोटिलिटी हम बताना चाहेंगे। ये बच्चे को रखने के लिए सब तरह से हम व्यवस्था करते हैं ताकि इसके इन्फेक्शन नाभि में नहीं हो, क्योंकि नाभि से इन्फेक्शन सबसे जाता है। इसको नवल इल बोलता है। तो इसको डिपिंग करते हैं। डिपिंग मतलब उसको टिंचर बेंजोइन या फिर बीटा डी सॉल्यूशन में पानी में डाल करके उसको नाभि को उसमें डुबा देते हैं, देख रहे हैं वेसल्स में। तो इससे हम काफ मोटिलिटी को बचा सकते हैं। मिकोनियम कभी कभी बच्चा देते समय आप लोग ह्यूमन में भी जानते हैं कि स्टूल में ही बच्चा ये हो गया। तो इस तरह से इसको साफ सुथरा कर देंगे, तुरंत धो देंगे, ताकि मिकोनियम जो डिस्चार्ज, मिकोनियम फर्स्ट उसका जो स्टूल मतलब उसका पखाना गोबर जो है वो लग जाता है, तो उसको से हम बचाएंगे। और फीडिंग करते समय भी हम लोग ध्यान देंगे कि जानवर को किस तरह से फीडिंग करेंगे। ये देख रहे हैं नीचे से फीडिंग, अगर इस तरह से हम फीडिंग करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आएगा, आइए ग्रेविटेशनल बैलेंस। ये रॉन्ग वे है, ये राइट वे है। तो इस तरह से हम लोग फीडिंग कराएंगे जानवर को तो ज्यादा बढ़िया है, ऊपर में देंगे। और जानवर को डिसबर्डिंग कर देंगे, 10 दिन के अंदर ही डिसबर्डिंग किया जाता है। मतलब इसको जो है सिंक, क्योंकि सिंक की आवश्यकता हम लोग को है नहीं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए जरूरी है। वाइल्ड कंडीशन में अगर जंगल में है तो उससे अपने रक्षा करने के लिए हम लोग तो खुद इसकी रक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं, इसलिए सिंक की कोई आवश्यकता नहीं है, मिल्क की आवश्यकता है। इसलिए ऑर्डर सिर्फ जरूरत है, इस सिंक को हटा देते हैं ताकि जानवर से हम लोग को कुछ नुकसान नहीं हो। वाटर काफी अमाउंट में देते हैं जानवर को। देखिए कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, इस तरह से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, जानवर को दे सकते हैं, गाय भैंस जो भी है पालते हैं। और ग्रुप हाउसिंग इस तरह से करते हैं हम लोग, बेडिंग मटेरियल्स इस तरह से मिला देते हैं, भूसे का या फिर जो चुन्नी है या फिर लकड़ी का जो बुरादा निकलता है, तो काफी जो है छिलका है, इस तरह से दे करके हम लोग ग्रुप हाउसिंग करते हैं। तो इस तरह से करके हम जानवर को मैनेजमेंट करेंगे और प्रॉफिटेबल फार्मिंग करेंगे। अगर कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
और कम समय में हम लोग आपको जानवर को ये थैंक यू सब सर। बताने की सिलेक्शन कैसा है, हाउसिंग कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट क्या है, क्या खिलाना है, तो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में आपको कुछ चीजें हैं जो बताना है कि 10 जानवर को कैसे पालेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स में उसको पढ़ाया जाएगा। हम मोटा मोटी चीजों को हम बताने की कोशिश की है, कवर करने की कोशिश किए हैं। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन है, पूछना है धन्यवाद तो सर, पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। अब किन्हीं को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर आप स्लाइड को अनशेयर कर दीजिए सर। हाँ, स्टॉप शेयर कर दीजिए स्लाइड को। हाँ, हाँ, किन्हीं को कोई प्रश्न है, किन्हीं बंधु को कुछ जानना चाह रहे हैं, खासकर ये मैनेजमेंट वाला से पहलू से, तो निराला सर भी मौजूद हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। सर का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया से सर ने समझाए शुरू से लेकर के अंत तक कि कोई ब्रीड थैंक कहाँ यू। से उत्पन्न हुआ है, कैसे जर्सी कैसे नाम पड़ा है, कैसे आइलैंड से नाम से हम लोग जर्सी नाम रखे हैं, ब्रीड का करेक्टर क्या होता है, अलग अलग ब्रीड का सर दिखा दिए। सर ब्रीडिंग भी कवर कर दी हम तो कहेंगे। मैनेजमेंट तो सर अच्छा से बताए ही, और काफी अच्छा, मतलब पिक्चर्स जो थे काफी अच्छे थे। और हमको लगता है ऐसा नहीं कि कोई भी किसान बंधु ऐसा होंगे जिनको अच्छा नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से। तो आप लोग सर बताइए अभी, आप लोग कैसा, आप लोग को कार्यक्रम कैसा लगा सर का प्रेजेंटेशन? और कुछ के अगर सर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अनम्यूट सर कर मैं लीजिए अपने आप को। हाँ, कर रहा हूँ कि जैसे अभी सर ने बताया कि एचएफ गाय है, उसका जो फैट है वो अच्छा है, 13%, 13.5% तक। हाँ, लेकिन अभी सर ये ऐसे हम लोग ये गांव में देखते हैं कि जो एचएफ या जर्सी टाइप पर या रहता है, वो जो डेयरी में दूध लेकर के जाता है तो उसका फैट बहुत कम बताता है। वो वो भदावरी भैंस का एक्चुअली बताया गया था आपको। हाँ, हेलो। 13%। हाँ हाँ, नहीं आप हाँ वो, हाँ वो हाँ तो हाँ 12% सही है भैंस का बताया, लेकिन फिर हाँ, भी जैसे बताया ना कि फैट और ये सब उसका ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये मैंने जर्सी वगैरह को ये हम लोग का देसी से, लेकिन जो देखते हैं कि वो ले आप जाते हैं डेयरी में तो कई इसका बहुत कम फैट बताता है। कितना फैट बताता है? हाँ बहुत ज्यादा ज्यादा बताएगा, 3, 2.5 इतना से ज्यादा रहता ही नहीं है वो सबको। अच्छा, और किस में ज्यादा बताता है? जैसे हम लोग का जैसे साहिवाल हो गया या मैंने देसी है ना गिर वगैरह या देसी है इसमें। आप कभी देखे हैं? हम लोग तो लैक्टोमीटर से यहाँ भी मापे हैं, कॉलेज में मेरे के यहाँ फार्म है जिसमें साहिवाल, गीर, भैंस, बकरी, सभी तरह के एनिमल्स यहाँ हैं। हम लोग हाँ ने जी जी। लैक्टोमीटर में मापा है उसको, दूध को लड़कों को पढ़ाते हैं। क्योंकि हाँ बहुत सा चीजें हैं वो मिथ पर चलता है, प्रैक्टिसेज पे चलते हैं कि ये सब बढ़िया है, ये है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं होते हैं। हम लोग हाँ वैज्ञानिक तरीके से उसको हम लोग मापे हैं। हाँ साहिवाल का दूध भी मापे हैं और यहाँ पे क्रॉस ब्रीड का भी मापे हैं। तो साहिवाल का यहाँ पर 10%, 10.5% मिल्क टोटल सॉलिड्स है, जिसमें हाँ फैट्स भी हम लोग देखे हैं तो 3.5% के आसपास है। और जो यहाँ पे क्रॉस ब्रीड है, क्योंकि प्योर जर्सी और प्योर हॉस्टिन यहाँ नहीं है, जो भी है क्रॉस ब्रीड ही है। तो हॉस्टिन हाँ का क्रॉस अगर देखे हैं हम, तो हम लोग यहाँ देखे हैं 11.5%, 12%, 12.5% तक यहाँ था। तो हाँ चीजें जो है ना, आप अगर देखिएगा, अगर कोई जानवर, दूसरा चीज क्या है कि जो लैक्टेशन स्टेज भी है, कोई जानवर 8 महीना से दूध दे रही है, 7 महीने से दूध दे रही है, तो दूध उसकी जो है, जहां 10 लीटर शुरुआत में दे रही है तो 2 लीटर 3 लीटर देगी। अब 2 लीटर हाँ 3 लीटर देगी तो उसमें दूध का कंपोनेंट्स तो सॉलिड का बढ़ ही जाएगा, तो फैट का भी बढ़ेगा। एक तो ये है। दूसरा चीज को, कोई जानवर है 2 लीटर 3 लीटर दे रही है और कोई 15 लीटर दे रही है दूध, तो दूध में कंपोनेंट्स में उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। लेकिन हाँ मोटा मोटी हम जब एवरेज अगर हम देखते हैं, तो एवरेज हम बता रहे हैं कि इतना हम लोग यहाँ पे रिसर्च में फाइंडिंग्स किए हैं। तो एवरेज चीजें जो है, आप अगर गांव में, अगर आप सुधा वगैरह में भी दूध तो फैट कंपोनेंट्स कहीं देख करके देता है, तो आप देखिएगा कि भैंस के दूध में ज्यादा फैट होगा और गाय के दूध में कम होगा। अगर जर्सी गाय किसी के पास है और देसी साहिवाल है, या फिर आप यहाँ पर जो इंडिजिनस टाइप के, नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप के, जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, दूध आप ले जाकर के देखिएगा,
तो निश्चित तौर पर जर्सी के दूध में फैट ज्यादा होगा और यहाँ के दूध में कम होगा। आप कभी दोनों को ले जाकर के देखिए, तब समझ में आएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ इसको रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तब पता लगता है कि क्या है। हाँ सर, ऐसे तो जर्सी तो बड़ी कम देखे ला मिलता है, जिस तरह से आपने फोटो दिखाया। हम लोग तो जर्सी देखते थे कि समझते थे कि एचएफ जो कलर का है उसी को जर्सी माना करते थे, लेकिन आज समझ में आया कि जर्सी गाय ये है। बिल्कुल अलग ब्रीड है वो। हाँ उसको हाँ फ्रीजियन एचएफ है, फ्रीजियन, हाँ, उसको ऑस्ट्रिच फ्रीजियन कहते हैं। सबका हम मान लेते थे कि जर्सी है, लेकिन जर्सी अभी ये अलग है। रविंदर जी, होलेस्टेन भी अलग ब्रीड होता है, फ्रीजियन भी अलग होता है। हाँ हाँ ठीक है, उसका दोनों नहीं का नहीं नहीं क्रॉस नहीं, जो हॉस्टिन होता है, फ्रीजियन एक। होलेस्टेन फ्रीजियन एक क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल की गाय बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे जिसको हॉस्टिन फ्रीजियन एचएफ ही हाँ, है, हम जिसको लोग दोगली करते हैं। दोगली गाय बोलते हैं, संकर नस्ल की गाय बोलते हैं, हम्म। वो है होलेस्टेन फ्रीजियन। और रविंदर जी, आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि अगर गाय के दूध में फैट कम हो रहा है ना, तो एक जी वीडियो इस पे हम लोग स्पेशल, एक हम लोग हमारा बना हुआ है, यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि गाय भैंस के दूध में फैट और एसएनएफ बढ़ाने का वैज्ञानिक तरीका क्या है ना। नहीं, डॉक्टर ऐसे तो सर कुमार मेरी सिंह गाय का हमारे न्यूट्रिशन को फैट बताए अच्छा हैं। रहता है, लेकिन और खत्म लोगों होने का वाला है, देखता 2 हूँ मिनट। जिस अनुसार से हम बहुत कम का है कि मैं डेयरी में ले जाता हूँ ना, बिल्कुल, तो मैं देखिए आपका ना फीड पे डिपेंड करता है, फैट और एसएनएफ फीड हाँ पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आप क्या खिलाते हैं पशु को। हाँ, ठीक है। नहीं वो मेरा फैट हाँ अच्छा रहता है, वो डेयरी हाँ, वाला भी बोलता है कि आपका है, लेकिन और लोगों का देखता हूँ उस आधार पर मैंने मैं क्या आता है। ठीक है चलिए रविंदर ठीक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न पूछे हैं तो, हम्म। और किन्हीं को अगर पूछना है तो पूछिए, नहीं तो कार्यक्रम को हम सर, एक धन्यवाद चीज देकर और के है समाप्त सर, करेंगे। सुनिए, थोड़ा सा ये कह रहे थे कि हमारी गाय जो है अभी हीट में नहीं आई है, मैंने 4 महीना से ज्यादा हो गया बच्चा दिए हुए, हाँ हाँ, 5 महीना। हाँ, तो उसके लिए क्या कह रहे थे? हीट में नहीं आ रही है। नहीं, कहा कि इसकी माँ थी से 45 से 60 दिन में हीट में आ जाती थी। हाँ उसको ऐसा कीजिए नहीं, ना। हीट में आने के लिए हाँ हाँ, हम बोलिए सर, बोलिए पहले भी सर। बताया कि जो जानवर ज्यादा दूध देती है तो उसमें उतना ही न्यूट्रिशन चाहिए। और दूसरा चीज है कि क्रॉस ब्रीड एनिमल्स है, वो ठंडे मुल्क का एनिमल है, उसको हम गर्म मुल्क में पाल रहे हैं, मुल्क मतलब कंट्री में। तो अपने जगह हाँ पर भी इन्फेस्टेशन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चांस है। तो 2 चीजें हैं, एक न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट, दूसरा इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिजीज मैनेजमेंट। तो अगर आप मिनरल मिक्सचर जो बता रहे हैं कि काफी जब दूध ज्यादा दे रही है तो उसको वो सब भी बैलेंस अमाउंट में चाहिए। तो फूड को बढ़ा दिए, मिनरल मिक्सचर को बढ़ा दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर इन्फेक्शन उसमें है किसी तरह के, तो उसको जेनाइटल ऑर्गन्स को जो है धुलाई करिए टिंचर आयोडीन से, और कई तरह के उसमें दवा भी है, आप लोग डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। तो अगर वॉशिंग हो जाएगा तो उसमें जो भी इंफेक्शन अंदर में है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से करिएगा तो वो जानवर ठीक हो जाएगी। क्योंकि इनफर्टिलिटी का बहुत कॉमन प्रॉब्लम क्रॉस ब्रीड में है, तो इन्वायरमेंट के कारण ही है और गुड न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण है। हम लोग देसी पालते हैं जानवर तो सोचते हैं कि उसी तरह से इसको भी खिलाएं। तो पहले बताएं ही हम कि कैसे इसको ज्यादा खिलाने की आवश्यकता है, रख रखाव की आवश्यकता है, और इन्फेक्शन का चांस तो बहुत ज्यादा यहाँ है। क्योंकि यहाँ पर उस तरह से हाइजीनिक और सैनिटरी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो आप उसको धुलाई कराइए, ठीक हो जाना चाहिए। है सर, धुलाई ऐसे भी करा सकते, जब तक तो हीट में नहीं आएगी तब तक ऐसे भी धुलाई नहीं, किया जा अभी तो सकता है। इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम्स मान लेके है, तो हीट में आने के लिए हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो डॉक्टर को दिखाइए। हार्मोन्स का भी कुछ होता है, तो उस तरह के भी कुछ दवा भी दे सकता है। अगर मान ले कि 20 महीना 25 महीना हो गया है, तो उसको कर सकते हैं, कारण कि उसमें तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना पीछे से। ये है म्यूकस डिचार्ज, वो हाँ नहीं बेहतर बताएंगे। डॉक्टर से दिखाइएगा हाँ तो देख करके समझेंगे क्या है रविंदर जी, प्रॉब्लम। आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है। आप पहले हीट हीट इंड्यूसर बहुत सारे आते हैं अच्छा, पहले। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना चाहिए आप लोग को, कि हाँ मैच्योर जानवर का, गाय का, अगर 60% वेट अटेन कर लिया है बाछी, जिसको बाद में बाछी को हिफर अब कहेंगे, तो 60% अटेन करने के बाद ही उसको हम लोग मेटिंग के परमिशन करेंगे, इंसेमिनेशन करवाएंगे। क्योंकि हाँ उसके पहले जेनेटेलिया उसका डेवलप नहीं होता है।
तो आप इसको भी देखिए कि खाली एज नहीं, 60% वेट है कि नहीं। अगर 60% 70% वेट मैच्योर का हो गया, मान लीजिए कोई जानवर 400 का है, तो 400 का 60% 240 केजी 250 केजी का, अगर 300 केजी का बाछी हो गई है, हीट में नहीं आ रही है, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग इन द genital organs or the body of the animals. So we have to recommend some sorts of the precautionary measures or the remedial measures. इनका तो सर हम लोग उसको गाय का देंगे केस है सर, बाछी का नहीं है, इनका गाय का केस है। नहीं नहीं, बाछी बताई ना कि बाछी हीट में नहीं आ रही है। नहीं नहीं, अच्छा, गाय है सर, जैसे एक बारी गाय बच्चा है दिया, इनका। बच्चा दिया 4-5 महीने हो गया है। इसकी बच्चा माँ थी दिया ना, 5 महीने में। वो ठीक। मैंने 45 से 60 दिन में हिट में आ जाती थी। गाय मतलब बच्चा वो दे दी है पहले? हाँ हाँ, एक बार बच्चा दी है मैंने से। हाँ, तो फिर वो इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा है उसमें। अच्छा, एक चीज आप और पूछना न्यूट्रिएंट्स चाह रहा था। बढ़ाइए और उसको धुलाई करवाइए, और बेटर जो है डॉक्टर देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया से वो समझ पाएंगे। एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सुन। इस समय बरसात के समय में बकरियों का डिवर्मिंग करने के लिए कोई अलग रहता है कि क्या वो? डिवर्मिंग के लिए सब जगह एल्बेंडाजोल, फेम्बेंडाजोल, ये सब जो है चीजें हैं। मतलब वर्म्स क्या है, एल्टी बकरी हेलमिंथिस का दवा ही डिवार्मर उसमें वर्म वही के लिए रहता है रविंदर जी, होता है हाँ, कि उसका डोज कम हो जाएगा। ठीक है। वो तो वेट दो के तो अनुसार। ज्यादा नहीं कर। कह रहे हैं हाँ ना कि बरसात के समय में कोई अलग डिवर्मिंग के, जैसे अलबेंडा जो फुलबेंडा जो दे रहे हैं हम लोग, हाँ, वो उससे और अलग कोई है? वैसे बता रहे थे कि नहीं, बरसात के समय में उसका अलग से अलग कोई है डिवर्मिंग करने के मैं लिए बता रहा कोई? नहीं हूँ, नहीं बरसात में हाँ एक लिवर फ्लूक नाम की समस्या हो जाती है। ठीक है। हम्म, जिसमें जबड़े के हम्म, नीचे सूजन हो जाता है, गाय को काला बदबूदार गोबर होता है। अगर ऐसा कुछ हम्म, हो रहा है ना आपके पशु में कि काला बदबूदार गोबर कर रही है, जबड़े के नीचे सूजन है, पतला पैखाना कर रही है, तो ऐसा अगर है तब आपको ऑक्सीक्लोजानाइड नाम की एक दवा आती है ना, जो नील जल या जनील के नाम से आता है, वो लिक्विड आपको पिलाना पड़ेगा। वो भी कीड़े मारने की ही दवा है, तो वो लिवर फ्लू तो को निजान के नाम से आता है वो? है। निजान के नाम से? हाँ, नीलजन के नाम से आता है, जनील के भी नाम से आता है। ऑक्सीक्लोजानाइड है उसमें। ठीक है, वो देना हम्म, पड़ता है। और बाकी जो डिवार्मर, जो पेट का कीड़े का, गोल कृमि, फीता कृमि के लिए अल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल देंगे। ठीक है। बकरी के लिए देखिए भेटफेन आता है, भेटफेन टी, जो कि कम रहता है, वो 300 ग्राम का रहता है। ठीक है, बकरी के लिए। और बड़ा जानवर के लिए 3 ग्राम वाला आता है। तो अगर आप बड़ा जानवर वाला भी गोली है तो उसको तोड़ के छोटा सा एक टुकड़ा बकरी को दे सकते हैं, जो 300 ग्राम का अपने हो जाएगा तोड़ने पर। हाँ, ठीक है। चलिए, गाय ठीक ठीक। भैंस बकरी का सब एक ही रहता है डिवार्मर, लेकिन बॉडी, चूंकि बॉडी वेट अलग है तो उसका डोज अलग हो जाएगा। जी जी। फूड हैबिट तो रूमिनेंट्स है, तो इस एक ही है। हाँ तो ठीक है, फिर सर को हम धन्यवाद देते हैं, रविकांत निराला सर को। सर बहुत अच्छा से थैंक बताए यू। सर, बहुत अच्छा लगा आपका, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। और आपने जो कंटेंट जो दिखाया सर, वाकई में बहुत सारे, देखिए अभी किसान बंधु बोल रहे थे कि भाई हम पहली बार जाने कि एचएफ अलग होता है और जर्सी अलग होता है। तो और बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगा, बहुत साइंटिफिक ढंग से जो भी चीजें हो रही है एनिमल हस्बेंड्री में आपने उसे दिखाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक हैं, आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़े मेरी हुए तरफ हैं, से धन्यवाद भी सर। कोई प्रश्न होगा आप हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा, तुरंत उसका समाधान मिल जाएगा। और जो भी दर्शक हमें यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, अगर हमको आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए, और विश्वविद्यालय के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जो भी वीडियो आगे आएगा आप उसको देख सकते हैं। इसी के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।